हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। तो मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है, ताकि आपको एनसीईआरटी से हम लाइन बाय लाइन समझा सकें। इसीलिए हम ये सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं और आपको अच्छे से सारी चीजें लाइन बाय लाइन समझनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। राइट, अपना चैप्टर 5 क्लास 12th बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पे लाइन चूज कर लूं आप लोगों के लिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन हम पढ़ा सकें। राइट, चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th बायोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर अच्छे से। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए में से कौन सा ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो थ्रू आउट यूनिवर्सल है, सारे ऑर्गेनिज्म में वो जेनेटिक मटेरियल कहला रहा है। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करे साइंटिस्ट ने। ऑल्सो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो ये बड़े बड़े भारी भरकम शब्द हैं, इनके बारे में भी मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगी, लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न and the genetic basis of such patterns. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating pattern of inheritance was not clear. Over the next 100 years, the nature of putative genetic material was investigated, culminating in the realization that the deoxyribonucleic acid is the genetic material, at least for majority of organism. In class 11th you have learned the nucleic acid are polymers of nucleotides. तो आपने देखा होगा जो ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, जस्ट जो इस चैप्टर से प्रीवियस चैप्टर है, यही इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उसमें आपने फैक्टर टर्म्स तो पढ़ ली थी जो कि मेंडल ने दी थी, बट मेंडल ने ये नहीं बताया था कि डीएनए है या फिर आरएनए है, कौन सा आपका जेनेटिक मटेरियल है। बट इस चैप्टर में हम ये पता लगाएंगे कि डीएनए को क्यों जेनेटिक मटेरियल बोला गया है। राइट, तो वही यहाँ पे अभी तक बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन लिविंग सिस्टम। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो डीएनए और आरएनए ये 2 टाइप के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, लेकिन डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। राइट, आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। जो आपका आरएनए होता है वो वायरसेस में क्या किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ मैसेंजर एक्ट करता है। वो पूरी किस तरीके से प्रोसेस कर रहा होता है वो हम अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट, आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल। इट फंक्शन एज अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल। तो अगर आप देखें तो आपने आरएनए भी पढ़े होंगे, टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है। तो जो ये आरएनएज होते हैं इनके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे आरआरएनए होता है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, आपका टीआरएनए आपने पढ़ा हुआ है ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। इसी तरीके से सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। वही बताया गया है कि आरएनए के भी टाइप होते हैं। राइट, इन क्लास 11th you have already learned the structure of nucleotide and the way these monomers units are linked to form nucleic acid polymers. तो जो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स उसका डिफरेंस भी हम अभी देखेंगे इस चैप्टर में। ये सब आपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, its replication, the process of making RNA from DNA, that is transcription, the genetic code,
that determine the sequence of amino acid in the protein, the process of protein synthesis and the elementary basis of their regulation. तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, कैसे डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या जेनेटिक कोड है, वो सारी बातें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इन सारे पैराग्राफ्स में अभी तक यही बताया गया था। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज सेट इन न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स। In the last section, the essential of human genome sequences and its consequences will also be discussed. तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है हमारा, वो क्या है, वो हम लास्ट में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी यही पैराग्राफ में बताया गया है। Let us begin our discussion by first understanding the structure of most interesting molecule in the living system, that is DNA. In the subsequent sections, we will understand that why it is most abundant genetic material and what is the relationship is with RNA. तो यहाँ पे बताया गया है कि अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो हम जिसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, that is DNA, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और क्या रिलेशन डीएनए आरएनए के साथ शो कर रहा होता है वो भी हम पढ़ेंगे, राइट। द डीएनए DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. The length of DNA is usually defined as the number of nucleotides or a pair of nucleotide referred to as base pair present on it. तो जो DNA है वो क्या है, वो पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, वो बताया गया है। और उसकी लेंथ किस पे डिपेंड कर रही होती है कि कितने उसमें न्यूक्लियोटाइड है जिसे हम बेस पेयर के वे में मेजर कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी जब डायग्राम से समझाऊंगी। दिस इज also is the characteristics of organism. For example, a bacteriophage known as Phi 174 has 5386 nucleotides. जो हमारा बैक्टीरियोफेज 5 होता है और 174 उसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसके पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5386 इतने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आपको एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दे दिए जाएंगे और उनके न्यूक्लियोटाइड दे दिए जा सकते हैं और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट हैं, राइट। उसी तरीके से और न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ये सारी चीजें याद रखेंगे। देन बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48,500 बेस पेयर्स। एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई के पास कितने होते हैं, 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर, इतना उसमें ह्यूमन डीएनए होता है। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच लॉन्ग पॉलीमर्स। तो आपने देख लिया कि बैक्टीरियोफेज 174 में बताया, फिर उसके बाद बैक्टीरियोफेज लैम्डा में हमने देखा, फिर हमने ह्यूमंस में कितना देखा, 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। हमने ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स का काउंट देख लिया है, वही बताया गया है आपको और यही आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, राइट। तो याद रखेंगे ये चीजें। अब स्ट्रक्चर ऑफ हम डीएनए की बात करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरीके से बन रही है वो देखते हैं। Let us recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain, that is DNA or RNA. The nucleotide had 3 component nitrogenous bases, a pentose sugar and हमारा और क्या होगा, phosphate group। तो अब ये बात कर रहे हैं कि हमारी न्यूक्लियोटाइड क्या होती है। न्यूक्लियोटाइड में आपके क्या होते हैं, बेसिस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ATGC। तो ATG क्या, एडेनिन, आपका थाइमिन, राइट, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये आपके बेसिस हो गए। और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड की बात कर रही हूँ मैं, साइड की बात नहीं कर रही हूँ। न्यूक्लियोटाइड में हमारे ये बेसिस प्रेजेंट होंगे, ऑल्सो आपकी शुगर होगी और क्या होगा, वहां पे फॉस्फेट भी प्रेजेंट होगा। अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी, अगर आपका फॉस्फेट नहीं प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाती है, राइट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, प्यूरिन्स दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पिरिमिडिन दैट इज साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो आपके जो ये नाइट्रोजिनस बेसिस थे, जो मैंने बताया आपको, जो न्यूक्लियोटाइड है अगर आपकी तो उसके पास नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे, आपके पास शुगर होगी
और आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो अब जो ये नाइट्रोजनस बेसिस थे ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन होते हैं और pyrimidine होते हैं। प्यूरिन में कौन कौन से आ जाते हैं? आपके एडेनिन एंड ग्वानिनो आ जाते हैं, और pyrimidine में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। Cytosine is common for both DNA and RNA, and thymine is present only in DNA। तो जो आपका थायमिन होता है वो सिर्फ प्रेजेंट किस में होता है? आपका वो आपका प्रेजेंट होता है डीएनए में, और आरएनए में आपका क्या आ जाता है? इसकी जगह आपका आ जाता है यूरेसिल, राइट। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट अ प्लेस ऑफ थायमिन। जो अभी मैं आपको बता रही थी कि यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में इन प्लेस ऑफ थायमिन। A nitrogenous base linked to the OH of first carbon pentose sugar through an glycosidic linkage to form nucleoside। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आपका नाइट्रोजनस बेसिस है ये लिंक कर रहे होते हैं किससे? फर्स्ट जो हम लिंक कर रहे होते हैं OH, यानी कि अल्कोहल ऑफ किसका? OH ग्रुप जो होता है आपका first carbon of pentose sugar through an glycosidic linkage to form nucleosides such as adenosine, deoxyadenosine, guanosine, deoxyguanosine, cytidine और d-cytidine और uridine। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेसिस होता है वो लिंक्ड होता है आपका OH ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिससे वो बना रहा होता है आपका न्यूक्लियोसाइड। तो ये जो लिंकेज है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ ली जाएगी, तो याद रखें क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये चैप्टर। हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं तो एक एक लाइन समझेंगे और उसको याद रखेंगे, राइट। when a phosphate group is linked to OH of fifth carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotides or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed। जब फॉस्फेट ग्रुप आपका लिंक होता है OH ऑफ फिफ्थ कार्बन, राइट, ऑफ न्यूक्लियोटाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, तो वो क्या बना रहा होता है? वो आपका बना रहा होता है न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको बताया भी कि न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा आपका? जब उसमें फॉस्फेट भी एडिड है, यानी कि बेस पेयर्स तो हैं ही आपके नाइट्रोजनस, साथ साथ आपके क्या क्या है कि आपकी शुगर भी है, आपकी फॉस्फेट भी आ रही है, तब आपका वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, राइट। देन देख लेते हैं, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 to 5 फॉस्फोएस्टर लिंकेजेस टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रही होंगी तो वो कौन सी लिंकेज बना रही होंगी? आपकी 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बना रही होंगी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा आपसे, उसको क्या कहेंगे हम? डाई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइन such a manner to form polynucleotide। A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5' end of sugar, which refers to 5' end of polynucleotide chain। तो इसी तरीके से बहुत सारे चेन्स आपस में जुड़ जाएंगी और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेंगे, क्योंकि हमने देखा न्यूक्लियोसाइड किसे कह रहे थे? जब आपका फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ था। न्यूक्लियोटाइड किसे कह रहे थे? जब आपका फॉस्फेट जुड़ जा रहा था बेस और शुगर से, राइट। तो जब ये बहुत सारी चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 5' फॉस्फेट है आपके, ये बेस पेयर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ATGC, ये आपके सारे बेस पेयर लगे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे लिंकेज दिखाई गई है और ये सारी लिंकेजेस आपको याद रखनी है। Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has free OH of 3' group, of which refers to 3' end of the nucleotide chain। तो आप देखेंगे कि जो दूसरा एंड होगा जो पॉलीमर का है उस पे क्या होता है कि शुगर के पास फ्री 3' OH ग्रुप होता है, जो कि रिफर्ड कर रहा होता है किसकी तरह? 3' end of the polynucleotide chain। The backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphates। The nitrogenous base is linked to the sugar moiety projects from the backbone। तो बैकबोन पूछ लिया जा सकता है आपसे कि जो बैकबोन कौन बना रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का? वो आपका बनाता है कौन कौन? शुगर बना रही होती है और फॉस्फेट बना रही होती है आपका
backbone, right? Then in RNA, every nucleotide residue has additional OH present at 2' position in the ribose. Also RNA, in the RNA the uracil is found at the place of thymine. उसका केमिकल नेम क्या है? 5-methyl uracil. अब RNA, अभी तक हमने DNA का देखा कि किस तरीके से बेस प्रेजेंट थे उसमें, ATGC, शुगर का क्या किस तरीके से लिंकेज हो रही थी और कैसे फॉस्फेट अटैच था, किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही थी. बट आरएनए कैसे डिफर है आपका किससे? आपका डीएनए से किस तरीके से डिफर कर रहा है आरएनए? वो इस तरीके से डिफर कर रहा है कि आरएनए के पास क्या होता है? यूरेसिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन. अभी इस पैराग्राफ में बताया गया है. और उसके पास क्या प्रेजेंट होती है आरएनए के पास? उसके पास एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. कहां पे? पोजीशन 2 पे इन द राइबोस. तो ये भी आप याद रखेंगे अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है और क्यों डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कहा गया है, तो आरएनए के पास क्या प्रेजेंट होता है? एक्टिव हमारा, उसके पास एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एट सेकंड पोजीशन इन राइबोस. डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. Nucleus was identified by Friedrich Mischer in 1869, named it न्यूक्लिन. तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा एमसीक्यू में कि न्यूक्लिन किसने बोला था डीएनए को? तो फ्रेडरिच मिशर ने बोला था. कब बोला था? 1869 में. और उसको एसिडिक सब्सटेंस की तरह वो देख रहे थे, इसलिए उसको न्यूक्लिन उन्होंने बोला था. तो फ्रेडरिच मिशर, आप याद रखेंगे कि उन्होंने डीएनए को क्या नाम दिया था? उन्होंने नाम दिया था उसको न्यूक्लिन, राइट? He named it nuclein. However, due to technical limitation in isolating such long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for very long period of time. तो इतना लंबा ये पॉलीमर था, तो इसलिए स्ट्रक्चर इतना जल्दी इसका हम पता नहीं कर पाए थे. आगे और साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने बताया कि डीएनए किस तरीके से बनता है, किस तरीके से उसकी पैकेजिंग होती है. वो सारी बातें अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे सारी चीजें हो रही हैं. It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data produced by Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model of structure of DNA. तो कुछ टाइम बाद कुछ साइंटिस्ट आए 1953 में, वाटसन एंड क्रिक ने, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसका डेटा प्रोड्यूस किया किसने? विल्किंस एंड रोजलिंड ने. इन लोगों ने, इन चारों साइंटिस्ट ने पहले देखा किसने? वाटसन एंड क्रिक ने. जिसका डेटा प्रोड्यूस किया किसने? विल्किंस एंड आपका रोजलिंड फ्रैंकलिन ने. इन्होंने बताया डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर था किसका? डीएनए का इन्होंने प्रपोज किया, राइट? वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग between two strands of polynucleotide chains. तो जो हमारा, इन लोगों ने क्या देखा कि जो ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट थे हमारे, वाटसन, क्रिक, रोजलिंड एंड विल्किंस, उसमें उन्होंने क्या क्या बताया? बेसिकली उन्होंने बेस पेयरिंग बताई कि किस तरीके से आपके ATGC ये सारे बेस पेयर अपनी पेयरिंग करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया. However, this proposition was also based on the observation of Chargaff that for double-stranded DNA, ratio between adenine and thymine, guanine and cytosine are constant and equals 1. तो जो हमारे चार्गफ रूल आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी यहाँ पे बताया कि रेशो कैसे इन्वॉल्व करती हैं, ATGC की किस तरीके से इक्वल होती हैं, वो उन्होंने बताया. उन्होंने बताया कि रेशो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स 1. तो ये जो चार्गफ रूल है ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि चार्गफ ने रेशो बता दी थी आपकी किसके बारे में? एडेनिन एंड थाइमिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन के बारे में. The base pairing conforms a very unique property to the nucleotide chains. They are said to be complementary to each other. Therefore, the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in the other can be predicted. तो अगर आप बेस पेयरिंग जैसे चार्गफ ने बताया कि आपने रेशो देख लिया कि ATGC की रेशो के बारे में उन्होंने बताया था. देखो यहाँ पे बता रखा था कि एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन की
जो रेशोज थी वो कांस्टेंट थी। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एमसीक्यू में, अगर एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन की आपको बता दी जाए रेशोज, तो फिर आप साइटोसिन की भी निकाल सकते हैं। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही इस पैराग्राफ में अभी बताया गया है कि अगर आपको एक बेस पेयर की चीज पता हो रेशो, तो आप दूसरे की भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, the two double-stranded DNA thus produced would be identical to the paternal molecule. Because of this, genetic implication of DNA is very clear. तो जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है वो सारी बातें अभी हम देखेंगे कि जो ये फीचर्स हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, कैसे कैसे डीएनए बना हुआ है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या बोला गया है वो हम देखते हैं। आओ चलो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज constituted by sugar phosphate and the bases projected inside। तो जो ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था ये किससे मिलकर बना हुआ था? ये मिलकर बना हुआ था 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपकी चेन्स का, जिसमें आपका जो बैकबोन था वो शुगर एंड फॉस्फेट और बेसिस का था। ये अभी फर्स्ट लाइन में बताया गया है। द 2 chains have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5' to 3', the another जो चेन होगी आपकी 3' to 5'। अब पूछ रहे हैं कि अब ये बोल रहे हैं कि एक तो बता दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का कि वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की मिलकर बनी हुई थी। देन सेकंड पॉइंट में क्या बोला हुआ है? सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है कि वो एंटी पैरेलल नेचर शो कर रही थी। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि एक चेन में जो डायरेक्शन थी वो थी 5' to 3' और दूसरी में थी क्या 3' to 5'। तो ये इसका एंटी पैरेलल नेचर कहला दिया जाएगा। देखो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि ये आपका डीएनए है, इस तरीके से आपका डीएनए बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 5' आपका इधर है तो इधर आपका 3' होगा, अगर आपका इधर 3' है इधर आपका 5' डायरेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से बताया कि यही डीएनए का एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर था। राइट, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। आगे बोला गया है द बेसिस इन 2 strands आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ बेस पेयर्स। द एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड वाइस वर्सा, and guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bond. As a result, always purine comes opposite to pyrimidine and generates approximately uniform distance between 2 strands. तो अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? यहाँ पे बोला हुआ है कि जो आपका एडेनिन होगा वो किसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? वो आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा थाइमीन के साथ। तो ये बताया गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से 2 बॉन्ड ये बना रहा होगा और ग्वानिन आपका 3 बॉन्ड बना रहा होगा साइटोसिन के साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया है, वही चीजें बताई गई हैं आपको कि जो हमारा ग्वानिन है वो बॉन्ड करेगा साइटोसिन के साथ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और एडेनिन 2 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? थाइमीन के साथ। वही सारी बातें इधर पे बताई गई हैं। राइट, then the 2 chains coiled in a right-handed fashion. The pitch of helix is 3.4 nm, a nanometer in 1 billionth of meter, that is 10 to the power 9. There are roughly 10 base pair in each turn. अब इसका क्या मतलब हुआ? अभी रुक जाओ मैं समझाती हूँ आपको। Give me a minute. यानी कि जो आपका ये पूरी है, ये सारे जो भी आपका डीएनए है उसके पर टन में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं और 3.4 आपकी पिच बताई गई है कि द 2 chains आर coiled in right handed fashion. The pitch of helix is 3.4 nm and that is nanometer and there are roughly 10 base pair in each turn. तो 10 बेस पेयर आपकी डीएनए की हर टर्न में होगी और उसकी पिच कितनी बताई गई है? 3.4 नैनोमीटर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, छोटे छोटे जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग है ये भी आप डीएनए की याद रखिए। तो ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है। राइट, कॉन्सिक्वेंटली
द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन हेलिक्स इज 0.34 नैनोमीटर। तो आपका जो डिस्टेंस होगा बेस पेयर के बीच में, जो हेलिक्स के बीच में बन रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर, राइट। तो बेस पेयर 10 है, राइट, तो उनका डिस्टेंस कितना बताया गया है? किसके बीच में? बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स, कितना? 0.34 नैनोमीटर, राइट। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्ट्रक्स ओवर द अदर in a double helix. In this addition to hydrogen bond confirm stability of helical structure. जो प्लेन है एक बेस पेयर का स्ट्रक करता है दूसरे के ऊपर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, और जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टेबिलिटी हमारे स्ट्रक्चर को। क्योंकि अभी देखा हमने कि एडिनिन थाइमिन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा था और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा था। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं आपके डीएनए के स्ट्रक्चर को। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidine, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारा आपका रेशो के बेसिस पे बता रहे थे, चारगफ रूल बता रहा था कि किस तरीके से रेशो ली जा रही है, राइट। आगे देखते हैं, द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए and its simplicity in explaining the genetic rep implication become revolutionary. Very soon Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology, which states that the genetic information flows from our DNA to RNA to protein. तो आज से पूछ लिया जाएगा कि जो सेंट्रल डॉगमा है वो किसने दिया है? वो आपका दिया है किसने? फ्रांसिस क्रिक ने दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही होती है वो किस तरीके से होती है? डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, डीएनए अपना रेप्लिकेशन करेगा डीएनए टू डीएनए, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा, वो कहलाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन। जब आपका आरएनए कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोटीन में तो वो कहलाएगा ट्रांसलेशन। यही सारे प्रोसेसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस कहला रहा है आपका रेप्लिकेशन। डीएनए अगर आपका एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपका कहला रहा है ट्रांसक्रिप्शन। ये सारा सेंट्रल डॉगमा यहाँ पे किसने? फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। और आपका आरएनए अगर प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपका कहला रहा है क्या? ट्रांसलेशन। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। आगे देखते हैं क्या है। आगे हम पैकेजिंग की बात करेंगे कि जो पैकेजिंग है डीएनए हेलिक्स की उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि देखो आपका डीएनए है वो कितना लॉन्ग है। अभी आपने देखा कि पर टन में आपके 10 बेस पेयर पाए जा रहे थे। तो इतना बड़ा डीएनए सेल में अगर देखेंगे तो वो किस तरीके से पैकेज है, किस तरीके से सारे सेल्स में अरेंजमेंट है, तो उसको पैकेजिंग के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए उसको चाहिए होते हैं प्रोटीन, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये किस तरीके से चीजें हो रही हैं, किस तरीके से पैकेजिंग हो रही है हमारी किसकी? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive base pair is 0.34 nm if the length of double helix in a typical mammalian cell calculated simply by multiplying total number of base pair with the distance between 2 consecutive base pair, that is 6.6 into 10 to the power 9 into 0.34 into 10 to the power minus 9, that comes 2.2 meter. A length is far greater than the dimension of typical nucleus. How is such long polymer packed in cell? तो आप अगर देखें यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन लेके एनसीईआरटी में बता दिया गया है। क्या क्या बोला गया है कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि किस तरीके से ये पैकेजिंग हो रही है तो आप क्या देखेंगे। आपने पहले क्या किया? आपने देखा कि द लेंथ ऑफ डबल हेलिक्स आपको मैमेलियन सेल में कैलकुलेट करनी हो तो आप किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने प्रेजेंट होते हैं बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर में, वो होते हैं 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। और आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर कितना होता है? 3.4 into 10 to the power minus 9 मीटर पर बेस पेयर। तो जो आता है आपका 2.2 मीटर। तो ये जो 2.2 मीटर आया, राइट,
डीएनए का। तो ये किस तरीके से पैकेज होगा वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है ना। तो कैसे किस तरीके से रैप हो रहा होता है ये सेल में, कौन कौन से प्रोटीन की जरूरत होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। If the length of E. coli DNA is 3.6 millimeter, can you calculate the number of base pair? ये आप खुद से कैलकुलेट करेंगे कि जो भी अभी हमने ह्यूमंस का देखा कि कैसे हमने कंजिक्यूटिव जो बेस पेयर थे उनके बीच का हमने डिस्टेंस देखा, देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिस्टेंस जो था हमारे बेस पेयर के बीच में। इसी तरीके से आप एस्चेरिशिया कोलाई का भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे कमेंट में बताएंगे इसके। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये तो आप कमेंट करेंगे, आपको टेलीग्राम पे इसका कैलकुलेशन मिल जाएगा, राइट। देन देखते हैं आगे। इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, though they do not have defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA being negatively charged is held with some proteins that have positively charged in a region termed as nucleoid. The DNA in nucleoid is organized in a large loop held by proteins. तो ये पैकेजिंग जो होती है ये प्रोटीन्स की हेल्प से हो रही होती है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोसोम का डायग्राम दिखाया हुआ है, ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल दिखाए हैं, हिस्टोन ऑक्टामर्स दिखाए हैं, यहाँ पे H1 हिस्टोन, और ये डीएनए रैप कर रहा है। तो जो पैकेजिंग होती है डीएनए की वो प्रोटीन की हेल्प से ही होती है, उन्हें ही हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। इन पैकेजिंग के बारे में आगे पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। In eukaryotes, this organization is much more complex. There is a set of positively charged basic proteins called histones. A protein acquires a charge upon the abundance of amino acids residues with charged side chains. Histones are rich in basic amino acid residue lysine and arginine. ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा आपसे क्या कि जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो तो हमारे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, बट आपका जो डीएनए होता है वो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज, इसलिए ये रैपिंग आसानी से हो जाती है, ऑक्टामर फॉर्म हो जाता है इन प्रोटीन का और इसके अराउंड ये रैप होता है हमारा क्या डीएनए जो कि हमारा नेगेटिवली चार्ज है। वही सारी बातें अभी इस पूरे जो भी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें बताई गई है, राइट। बोथ अमीनो एसिड रेसिड्यूज और जो हमारे पास हिस्टोन रिच जो हिस्टोन्स होते हैं वो रिच होते हैं किसमें, हमारे बेसिक अमीनो एसिड में। क्या क्या है वो, लाइसिन और आपके आर्जिनिन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइसिन और आर्जिनिन जो होते हैं हमारे वो अमीनो एसिड होते हैं किसमें, आपके हिस्टोन प्रोटीन्स में, जो कि बेसिक इन नेचर है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिस्टोन प्रोटीन्स में आपके कौन से अमीनो एसिड में वो रिच होते हैं, वो होते हैं लाइसिन और आपके आर्जिनिन में, राइट। Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. The negatively charged DNA is wrapped around positively charged histone octamers to form a structure called nucleosome. A typical nucleosome contains 200 base pair of double हेलिकल डीएनए। तो मैंने आपको बताया जो ये हिस्टोन्स होते हैं ये 8 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में अरेंज हो रहे होते हैं, इसी को कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और फिर जब इस पे आपका डीएनए रैप हो जाता है, क्योंकि डीएनए को हमने पैकेज करना है सेल में, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है तो उसको किसी तरीके से पैकेज तो करना ही है ना, तो वो किस तरीके से पैक हो रहा है, वो हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्म, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप हो रहा है। और इसी सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, इसी सारे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसोम, राइट। द न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर in the nucleus called chromatin and the thread like stain colored body seen in the nucleus. The nucleosome in the chromatin are seen as beads on structure when viewed under electron microscope. तो अगर आपको एक डायग्राम में बना के दिखाती हूँ, रुको, कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से आपके बीड्स, यहाँ पे बीड्स हो गए, ये बीड्स हो गए आपके, और ये थ्रेड हो गया। तो थ्रेड तो क्या कहला रहा है, थ्रेड कहला रहा है आपका क्रोमेटिन
लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट करता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन, द थ्रेड की तरह दिखता है वो। और जबकि आपका न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन सीन एज बीड्स, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखेगा ये आपका बीड्स की तरह दिखेगा, राइट। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि ऑक्टामर की फॉर्म में वो बनेगा। ऑक्टामर की फॉर्म में क्या हिस्टोन्स अरेंज होंगे, उसके अराउंड रैप होगा। क्या आपका इधर देखो, यहाँ पे इस तरीके से ये रैप है, तो ये तो आपका डीएनए रैप है, और ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियोसोम है। ये पूरा तो हो गया ऑक्टामर की फॉर्म में क्या, आपके हिस्टोन्स। हिस्टोन्स ऑक्टामर बना रहे हैं और उसके अराउंड रैप क्या है आपका डीएनए, ये कहला रहा है न्यूक्लियोसोम। लेकिन हम अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो आपके माइक्रोस्कोप में इस तरीके से ये आपके न्यूक्लियोसोम दिखेंगे और इस तरीके से ये पैकेज होगा। क्या आपका डीएनए, ये तो आपके न्यूक्लियोसोम है, और ये आपकी थ्रेड की फॉर्म में क्या होगा, आपका होगा क्रोमेटिन, जो कि हम बात कर रहे थे अभी आपको, जो मैं डायग्राम दिखा रही थी। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रिंग आपकी क्या कहलाई, स्ट्रिंग तो कहलाई आपकी क्रोमेटिन, जो कि एक्ट कर रहा था थ्रेड की तरह। और जो बीड्स आपको दिखते हैं माइक्रोस्कोप में जब आप पैकेजिंग देखते हैं डीएनए की, तो वो बीड्स होते हैं आपके न्यूक्लियोसोम, वही इस पैराग्राफ में अभी बताया गया है, राइट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप दोबारा से पढ़ोगे तो न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट करता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रेंड बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। तो थ्रेड जो हम कह रहे हैं वो हो जाएगा हमारा क्या, हमारा क्रोमेटिन। द न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप देखी होगी, माला में जो थ्रेड होता है वो आपका एज अ क्रोमेटिन एक्ट मान लो उसको, और जो आपके जो मोती होते हैं वो आपके न्यूक्लियोसोम की तरह कहलाएंगे, क्योंकि उसी तरीके से ये पैकेज हो रहे होते हैं। अभी हमने ऑक्टामर का स्ट्रक्चर देखा आपके उसमें, तो वही सारी बात बताई है, इसी को बोला गया है क्या, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रक्चर स्ट्रिंग बोला गया है, क्रोमेटिन को बीड्स बोला गया है, किसे, आपके न्यूक्लियोसोम को, राइट। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या, थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स डू यू इमेजिन प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल्स। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosome. The packaging of chromatin at higher level requires additional set of protein that collectively referred as non-histone chromosomal proteins. अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपको और हायर लेवल पे भी देखना है कि पैकेजिंग कैसे हो रही है, पैकेजिंग के लिए हमने प्रोटीन्स तो लिए, कौन से, हिस्टोन प्रोटीन। अगर फर्दर पैकेजिंग आपको करनी है तो उसके लिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वही बताया गया है। तो हम बात कर रहे हैं कि टिपिकल न्यूक्लियस में अगर हम देखें कि कुछ रीजन ऐसे पाए जाते हैं जो कि लूजली पैक्ड होते हैं, जिनको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, और जो क्रोमेटिन जो डेंसली पैक्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होते हैं आपके वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, और जो हमारे हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो आपके इनएक्टिव होते हैं। तो कई बार आपको डिफरेंसेस के बेसिस पे ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड आपका हेट्रोक्रोमेटिन। तो देख लिया आपने कि अगर हम देखें कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कुछ रीजन जो क्रोमेटिन के होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जो कि स्टेन कर रहे होते हैं लाइट, जिनको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, और जो क्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होते हैं उनको कहते हैं हम हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि डार्क स्टेन्ड होते हैं। और आपके हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं इनएक्टिव, और आपके जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिव क्रोमेटिन होते हैं। अब देखते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मिशर and the proposition for the principles of inheritance by Mendel were almost at same time, but that the DNA act as genetic material took to be long discovered and proven. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो न्यूक्लिन, अभी हमने देखा जो न्यूक्लिन टर्म थी
वो किसने दी थी? आपकी मिशर ने दी थी, राइट। और जो आपका मेंडल थे, उन्होंने सारा बताया था कि फैक्टर्स किस तरीके से रिलेट हैं, कैसे कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है। बट अभी तक भी कोई साइंटिस्ट ये नहीं बता कर पाए थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ही क्यों कहा गया है। इस चीज में काफी देरी लगी, वही बताया गया है। फिर ये बोल रहे हैं कि इन 1926 द क्वेस्ट टू द determine the mechanism of genetic inheritance has reached molecular level. The previous discoveries by George Mendel, Sutton and Morgan and the numerous other scientists had narrowed and searched to the chromosome located in the nucleus of most of the cells, but the question of what molecule was actually genetic material had not been answered. तो वही चीजें बताई गई हैं यहाँ पे कि सारे साइंटिस्ट आ रहे थे, डिफरेंट साइंटिस्ट आ रहे थे, बट कोई ये नहीं बता पा रहा था कि डीएनए है या आरएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इस पे एक डिबेट चली हुई थी, और वो डिबेट किस तरीके की थी आइए देखते हैं, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, किस किस साइंटिस्ट ने क्या कहा। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ in a series of experiments with Streptococcus pneumonia, a bacterium responsible for pneumonia, witnessed a miraculous transformation in bacteria. During the course of this experiment, a living organism had changed in physical form. तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो 1928 में आपका किसने परफॉर्म किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था। उस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में वो देख रहे थे कि वो कौन सा बैक्टीरियम इंजेक्ट करें और किस तरीके से डेथ हो रही थी ऑर्गेनिज्म की। वो सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म करे और पता लगाया कि क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा बैक्टीरियम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो सारे डिफरेंट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने चलाए। व्हेन द उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया और ग्रोन ऑन कल्चरल प्लेट। सम प्रोड्यूस स्मूथ स्किनी कॉलोनीज while other produce rough colonies. This is because the S strain have a mucus coat while R strain does not. Mice infected with S strain, that is virulent, die from pneumonia infection, but mice infected with आपका R strain do not develop pneumonia. तो जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया इन्होंने लिया, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दैट इज जो कि इन्होंने बैक्टीरिया लिया था जो कि निमोनिया कॉज करता था। उसके पास दो स्ट्रेन थे, एक था आर स्ट्रेन, एक था एस स्ट्रेन। जो हमारा आर एस स्ट्रेन था वो स्मूथ शाइनी कॉलोनी दे रहा था, वाइल जो हमारा आर स्ट्रेन था उसमें रफ कॉलोनीज फॉर्म हो रही थी, क्योंकि जो एस स्ट्रेन था उसमें म्यूकस कोट था, जबकि आर स्ट्रेन में आपका कोट नहीं था। तो जिसमें कोट होगा तो वो तो प्रोटेक्ट हो जाएगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, जबकि आर स्ट्रेन में आपका कोट नहीं था। तो जो जिसको हम इन्फेक्ट कर रहे थे, जिससे हम इन्फेक्ट कर रहे थे माइस को एस से, तो वो डाई हो जा रहा था, उसको निमोनिया कॉज हो रहा था। जबकि माइस को अगर हम इन्फेक्ट कर रहे थे आर स्ट्रेन से, वो उसमें क्या हो रहा था, वो डेवलप नहीं कर रहा था आपका क्या, न्यूमोनिया। देखो लिखा हुआ है माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन डाई फ्रॉम न्यूमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप आपका क्या, न्यूमोनिया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखे। ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? क्योंकि जो आपका एस स्ट्रेन था उसके पास कोट था, और जबकि आर स्ट्रेन था उसके पास कोट नहीं था। तो अगर हमने एस स्ट्रेन लिया, उसको इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस डाई कर जा रहा था, राइट, क्योंकि एस स्ट्रेन के पास क्या है, आपका एस स्ट्रेन के पास कोट है, आर स्ट्रेन के पास कोट नहीं है, तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहा था। आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस में तो माइस आपका जिंदा रह पा रहा था, राइट। आपके आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन जो भी ये बैक्टीरियम के हैं, ये खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, इनके पास कोट है या नहीं, उसी बेसिस पे यहाँ पे आपका माइस सर्वाइव और आपका डाई हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ऐसे स्ट्रेन आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस डाई हो जा रहा है, आर कर रहे हैं तो आपका माइस
लिव कर रहा है। तो ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। राइट, इन्होंने देखा हीट किल दिया इस स्ट्रेन को, फिर इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस जिंदा था। लेकिन जब उन्होंने एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था उसको आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि माइस डाई कर रहा था। तो इस बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ है जो कि जिसकी वजह से आपका माइस डाई हो रहा है। बट वो क्या था ये नहीं पता लगा पाए, कौन, आपके ग्रिफिथ। तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है, क्योंकि एस स्ट्रेन को आपका विरुलेंट बताया है जिसकी वजह से आपका क्या माइस डाई कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने हीट किल्ड किया एस स्ट्रेन को भी तो माइस जिंदा रहा। लेकिन जब हीट किल्ड को एस स्ट्रेन के आर स्ट्रेन के साथ मिला दिया तब इंजेक्ट किया माइस में तो माइस डाई कर रहा था। तो इसी को उन्होंने बोला, इसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला ग्रिफिथ के द्वारा। तो अब देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे परफॉर्म हुआ। क्या बात कर रहे थे हम, बात कर रहे थे कि जब माइस इंजेक्टेड विद एस स्ट्रेन फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्टेड बट माइस इंजेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। राइट, गिव मी अ मिनट। ये डायग्राम हमने समझ लिया है पूरा, ये सारी बातें आपने समझी। इधर देखा आपने कि ग्रिफिथ वाज अनेबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। He observed that the heat killed S strain bacteria injected into mice do not kill them. When he injected a mixture of heat killed S strain and a live R bacteria, the mice died. He recovered living S bacteria from dead mice. He concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by heat killed S strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. तो इन्होंने बताया, इन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जब हम हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले रहे हैं उसको लाइव हम आर स्ट्रेन के साथ रख रहे हैं तब आपका माइस डाई कर जा रहा है, तो वो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, उसी की वजह से वो एक्टिव हो गए हैं। और क्या कर लिया है, आर स्ट्रेन ने सिंथेसाइज कर लिया स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट और वो भी विरुलेंट एक्टिविटी शो कर रहा है जिसकी वजह से आपका माइस मर जा रहा है। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। This must be due to the transfer of genetic material. However, the biochemical nature of the genetic material was not been defined from his experiment. तो वही बताया गया कि कुछ ना कुछ वो ये पता तो कर पाए थे कि जब हम ये डिफरेंट स्ट्रेन्स ले रहे थे, नॉर्मल एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कराया, उन्होंने देखा तब डाई कर जा रहा है आपका क्या माइस पर। तो वो ये नहीं बता पाए कि ये जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, उन्होंने ये पता कर पाए कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, उसी वजह से ये माइस डाई कर रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल का किसने बताया कि क्या डीएनए है या आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, आइए आगे देखते हैं। राइट, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवर्ल्ड एवरी Colin MacLeod and Maclean McCarthy, the genetic material was thought to be protein. They worked to determine the biochemical nature of transforming principle in the Griffith experiment. अब देखो एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ये सभी लोग आए, इन्होंने देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो शायद प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन हुआ है, ऐसे ट्रांसफॉर्म जो हुआ है, ट्रांसफर जो हुआ है आपस में वो किसका हुआ है, उन्होंने सोचा कि वो हो सकता है प्रोटीन का। तो अब उन्होंने आगे क्या क्या देखा, उन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स प्रोटीन्स डीएनए आरएनए फ्रॉम अ हीट किल्ड एस सेल्स टू सी विच वन कुड बी ट्रांसफॉर्म live R cells into S cell. They discovered that DNA alone from the S bacteria caused R bacteria to become transformed. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को, किस किसने, एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने। उन्होंने प्रोटीन
डीएनए, आरएनए तीनों को ही देखा। जब वो जिसको भी रोक रहे थे, जैसे उन्होंने प्रोटीन और आरएनए को रोक दिया, राइट, तब तो ट्रांसफॉर्मेशन इजीली हो पा रहा था, राइट। जैसे ही उन्होंने डीएनए को रोका तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि डीएनए है आपका जेनेटिक मटेरियल। बट इसके लिए भी बहुत साइंटिस्ट ने इसको डिस्कार्ड किया, बोला कि आप जैसे आप प्रोटीएज का यूज कर रहे होंगे, किसके, प्रोटीन के ट्रांसफर, प्रोटीन को रोकने के लिए, या फिर आपका आरएनए का यूज कर रहे होंगे। तो सब लोग बोल रहे थे जो आप एंजाइम्स ले रहे हैं वो भी तो आप प्रोटीनेशियस नेचर के ले रहे हैं, तो आप प्रोटीन को नहीं बोल सकते हैं क्या जेनेटिक मटेरियल, जो कि ये इनिशियली बोल रहे थे। फिर इन्होंने बोला कि दे ऑल्सो, उन्होंने आगे क्या डिस्कवर्ड किया, दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो कि मैं आपको भी बता रही थी, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, so that the transforming substance was not protein or RNA. The digestion with DNAs did inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation. They conclude that the DNA is hereditary material, but not all biologists were convinced. तो यही इन्होंने बताया, वो बोल रहे थे एंड में उन्होंने ये पता लगाया कि ट्रांसफॉर्मेशन जो रुका वो अगर हम डीएनए को रोक रहे हैं तभी रुका, क्योंकि डीएनएजेस यानी कि एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं। पर बहुत सारे जो भी हमारे बायोलॉजिस्ट थे इस चीज से खुश नहीं थे। वो क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि वो कह रहे थे कि जो भी आप डीएनए हो, प्रोटीन हो या आरएनए को जैसे भी आप रोक रहे हैं उसमें भी तो आप एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं। जैसे प्रोटीन के लिए हम प्रोटीएजेस का यूज करते हैं, आरएनए के लिए आरएनएजेस का, डीएनए के लिए हम डीएनएजेस का यूज करते हैं। तो उन्होंने बोला ये भी तो इट्स सेल्फ प्रोटीन का ही है। विदाउट प्रोटीन की हेल्प से अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तब आप बोले कि जेनेटिक मटेरियल है, तब तो हम मानेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। पर आप तो यहाँ पे यूज ही प्रोटीन को कर रहे हैं। तो उन्होंने इस जो भी ये परफॉर्म कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, उसको डिस्कार्ड किया, उनकी बातें नहीं मानी गई। फिर और साइंटिस्ट आए, देखते हैं कि और कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या कहा। अब हम जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसको, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा गया वो देखते हैं। द यूनिवोकल प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन 1952। दे वर्कड विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो अभी तक भी आपके पास प्रूफ आया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए है। तो क्यों है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, किस बेसिस पे इसके लिए परफॉर्म किया, किसने, हर्शे एंड चेज ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? वो बैक्टीरियोफेज को ले रहे थे। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। द बैक्टीरियल सेल treats the viral genetic material as if it was its own, subsequently manufactures more viruses. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA or from the virus that entered in the bacteria. तो जो हमारे हर्शे एंड चेज थे उन्होंने काम किया वायरसेस के साथ जो इन्फेक्ट कर रहे थे बैक्टीरिया को। उन्हीं जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं किसको, बैक्टीरिया को, उन्हीं को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया से अटैच होते हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल, तो वो क्या करते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल एंटर कर लेते हैं किसमें, बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स इनटू अ बैक्टीरियल सेल। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल as it was its own, subsequently manufacture more viruses particle, right। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। They grew some viruses on medium that contain radioactive phosphorus का इन्होंने यूज किया, some other medium that contain radioactive sulfur। Viruses grown in presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not radioactive protein। माय डियर स्टूडेंट, अभी देखते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए था, उसका प्रूफ किसने दिया। उसका प्रूफ दिया आपका किसने, हर्शे एंड चेज ने। हर्शे एंड चेज ने यूज किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर को ये प्रूफ करने के लिए कि आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। तो आइए समझते हैं आपका कि क्या क्या उन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट में। द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए
is the genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Maratha Chase in 1952. They worked with viruses that infect bacteria called bacteriophages. तो उन्होंने कौन से उस पे काम किया? उन्होंने जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे थे वायरसेस, दे वर्कड विद द वायरसेस जो इन्फेक्ट कर रहे थे बैक्टीरिया को, जिनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उनके साथ काम किया और एक्सपेरिमेंट करे। तो उन्होंने देखा कि जो द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। तो जो बैक्टीरियोफेज था, जब वो अटैच था बैक्टीरिया से, उसका जेनेटिक मटेरियल वो एंटर कर रहा था बैक्टीरियल सेल में, और जो बैक्टीरियल सेल था वो ट्रीट कर रहा था वायरल जेनेटिक मटेरियल को इस तरीके से कि जैसे कि वो उसका खुद का ही हो, और मोर वायरसेस पार्टिकल बना रहा था। राइट, हर्शे एंड चेज वर्क्स टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया। तो हर्शे एंड चेज ये देखना चाह रहे थे कि क्या वो प्रोटीन है या डीएनए है जो कि ट्रांसफर हो रहा है किसमें से, वायरसेस से into bacterial body. They grew some viruses on medium that contain radioactive phosphorus and some other medium that contain radioactive sulfur. तो उन्होंने क्या करा, ग्रू करा, मतलब ग्रो करा उन्होंने डिफरेंट वायरसेस को डिफरेंट मीडियम में। एक में उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और एक में लिया उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर। राइट, आगे देखते हैं। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। अब इसका क्या मतलब है, जिन वायरसेस को वो ग्रो कर रहे थे रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में जो कि कंटेन कर रहा था रेडियोएक्टिव डीएनए, बट जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन था आपका, वो जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन था क्योंकि उसमें डीएनए नहीं था, फॉस्फोरस में इसमें बताया गया है। अब देखो, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए। जो वायरसेस ग्रोन किए जा रहे थे किसकी प्रेजेंस में, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, उसमें रेडियोएक्टिव डीएनए था बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन, उसमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं था क्योंकि डीएनए कंटेन करता है फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी क्योंकि डीएनए का हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें अभी हमने बैकबोन के बारे में पढ़ा, जो कि मिलके बन रही थी किससे मिलके बन रही थी, आपकी बन रही थी न्यूक्लियोटाइड बेसिस, शुगर एंड फॉस्फोरस पे। वही चीजें यहाँ बताई गई है। सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। तो कुल मिला के सारी बात वही कही गई है। अगर हम मीडियम में किसका रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस ले रहे हैं तो वहां पे क्या डीएनए आपको मिल रहा था, लेकिन अगर आप सल्फर ले रहे हैं वहां पे प्रोटीन पाया जा रहा था। तो इसी की हेल्प से ये सारा एक्सपेरिमेंट किया गया क्योंकि डीएनए में आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपकी फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है जो कि आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में होती है। रेडियोएक्टिव फेजेस were allowed to attach to Escherichia coli. Then as infection proceeded, the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में सीरीज प्रोसेस फॉलो करे गए। The virus particle were separated from the bacteria by spinning them and in centrifuge. ये सारे जो इवेंट्स थे, जो स्टेप्स थे, वो फॉलो करे जा रहे थे। पहले क्या किया जा रहा था, जो हमारे रेडियोएक्टिव फेजेस थे उनको अलो कराया जा रहा था, उनको अटैच कराया जा रहा था एस्चेरिशिया कोलाई से, ताकि आपका इन्फेक्शन प्रोसीड हो सके, जो वायरल कोट्स हैं वो रिमूव हो सके बैक्टीरिया में से ब्लेंडिंग की हेल्प से, फिर वायरस पार्टिकल्स को सेपरेट कर सके, कहां से, बैक्टीरिया से, बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। Bacteria which was infected with virus that has radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from virus to the bacteria. तो इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड थे किससे, वायरस से, जिनके पास रेडियोएक्टिव डीएनए था वो रेडियोएक्टिव था, जिसने इंडिकेट किया कि डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास हो रहा है कहां से, आपका वायरस से, किस में,
बैक्टीरिया में, क्योंकि हम बैक्टीरियोफेज वायरस ले रहे थे, राइट। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, द बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैज रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियो एक्टिव। तो इन्होंने देखा जो हम प्रोटीन ले रहे थे, जिस बैक्टीरिया में हम क्या ले रहे थे कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट था वायरसेस से, जो कि जिनके पास रेडियो एक्टिव हमारे क्या थे, प्रोटीन थे, वो रेडियो एक्टिव नहीं निकले, वही बताया गया है। दिस इंडिकेट दैट द प्रोटीन डू नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस। इससे क्या पता चलता है, आपका प्रोटीन जो है, उन्होंने जो प्रोटीन है वो एंटर नहीं करा, कहां से, आपके वायरस से। किसमें एंटर, डू नॉट एंटर इन द बैक्टीरिया, कहां से, वायरसेस से एंटर नहीं हुआ आपका क्या, बैक्टीरिया में प्रोटीन, जबकि आपका डीएनए आपका एंटर हुआ कहां से, आपका वायरसेस से बैक्टीरिया में। डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरसेस टू द बैक्टीरिया। यही बात मैंने आपको बताई, रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पे इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट प्रूव करके देखा। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स लाइन है एनसीईआरटी की, बार बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी, राइट। तो हमने देख लिया कि जो डीएनए था वही एंटर हो रहा था किसमें, वायरसेस से इनटू अ बैक्टीरिया, इसीलिए डीएनए को हमने जेनेटिक मटेरियल कहा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बैक्टीरियोफेज लिए गए हैं, जिसमें एक में रेडियो एक्टिव हमने सल्फर लेबल किया है प्रोटीन कैप्सूल में, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया है, लेबल किया है हमने ये डीएनए को यहाँ पे। देन उसके बाद हमने क्या कराया, इन्फेक्शन करा दिया है, सबसे पहले इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लेंडिंग करी, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया। हमने ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, जिसमें हर्शे एंड चेस का पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। एंड में हमने क्या देखा था, हमने देख लिया था कि हमारा जो डीएनए है वो हमारा एंटर हुआ है सेल्स में, जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन कर रहा था। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट जो था हमारा हर्शे एंड चेस का, या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमारा ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था, जिसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन तो बता पा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे थे ये जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है या मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन है। बट हर्शे एंड चेज ने क्या देखा, हर्शे एंड चेज ने ये देख लिया कि ये है हमारा डीएनए, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी देखी जा रही थी जब ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम ले रहे थे, राइट। जैसे कि इन्होंने सल्फर 32 लिया प्रोटीन के लिए, और हमारे डीएनए के लिए फॉस्फोरस 32 लिया। तो वो सारी बातें हमने समझी, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखते हैं क्या है, डीएनए वर्सेस आरएनए। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए as DNA is a genetic material but unequivocally resolved from the Hershey and Chase experiment. It became an established fact that it is DNA act as genetic material. However, it is subsequently became clear that in some viruses RNA is a genetic material, for example tobacco mosaic virus, QB bacteriophage, etc. Answer to some question such as why DNA is predominantly genetic material whereas RNA performs dynamic functions of messenger RNA. Adapter has to be found from the differences between chemical structure of 2 nucleic molecules. Can you recall 2 chemical differences between DNA and RNA? A molecule that act as genetic material must fulfilling the following क्राइटेरिया। अब यहाँ पे ये क्या क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो आपका डीएनए है, आरएनए, उनमें क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आप लोगों ने देखे। क्यों हम डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं, तो उसका रीजन माय डियर स्टूडेंट ये होता है कि जो आपका आरएनए होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा एक्टिव ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। आपने अभी पढ़ा भी था जब मैं आपको पढ़ा रही थी इस लेक्चर में, बट ऐसा आपका डीएनए में नहीं हो रहा होता है, इसलिए डीएनए को हम ज्यादा अच्छे से जेनेटिक मटेरियल की तरह ले रहे होते हैं, राइट। तो हम डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और यहाँ पे बताया भी हुआ है कि सम वायरसेस जैसे कि टोबैको मोज़ाइक वायरसेस हो गए, बैक्टीरियोफेज हो गए, उसमें आरएनए को भी हम जेनेटिक मटेरियल लेते हैं। तो ये डिफर करता रहता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो रेप्लिकेशन कर सके। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस।
right? It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. If one examines each requirement one by one because of the rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acid DNA and RNA have ability to direct their duplication. The other molecule in the living system, such as proteins, fail to fulfill first criteria itself. The genetic material should be stable enough not to change with the different stages of life cycle, age और changes in physiology. अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. नेक्स्ट पेज पे हम अभी बाद में जाएंगे. हमने क्या देखा कि अगर कोई भी आपका जेनेटिक मटेरियल है वो खुद को रेप्लिकेट करे, अपनी कॉपी बना सके, तो डीएनए ऐसा करता है, इसलिए हम उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. वो स्टेबल हो केमिकली और स्ट्रक्चरली, तो हमारा डीएनए इन कंपैरिजन टू आरएनए स्टेबल है, क्योंकि आरएनए के पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. तो आपका जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चरली और केमिकली भी क्या होना चाहिए, आपका स्टेबल होना चाहिए. ऑल्सो वो स्लो चेंजेस शो करे, आपका जेनेटिक मटेरियल स्लो चेंजेस शो करे. ऑल्सो एक्सप्रेस करे इटसेल्फ, खुद को, किसमें, मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक को. अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या क्या चीजें बताई गई हैं. राइट, the genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle, age or with change in physiology of the organism. Stability is one of the property of genetic material, was very evident in Griffith's transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the property of genetic material. This is now can easily be explained in the light of DNA, that two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided. तो वही बताया गया है कि जैसे ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे, हम हीट किल्ड कर रहे थे, तो हम ये सारी चीजों से स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए. डीएनए में क्या देखा जाता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उसकी जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं डिफरेंट, जो अगर कंडीशन अप्रोप्रिएट हो जाए वो फिर से वही नेचर शो करने लग जाते हैं. तो आपका जो केमिकल नेचर होना चाहिए किसका, जेनेटिक मटेरियल का, वो भी स्टेबल होना चाहिए, वही बताया गया है यहाँ पे. फर्दर 2-OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप, मेक्स आरएनए लायबल, easily degrade. RNA is also now known to be catalytic, hence reactive. Therefore, chemically DNA is less reactive and structurally more stable compared to RNA. Therefore, among two nucleic acids and the DNA is better genetic material. तो वही बताया था अभी मैंने आपको कि जो आपका RNA है उसके पास एक एक्स्ट्रा OH प्रेजेंट होता है जो कि उसे एक्टिव बना देता है, जिससे वो कैटालिटिक एक्टिविटीज शो कर देता है और इजीली डिग्रेड भी हो जाता है. राइट, तो इसीलिए हमारा जो डीएनए है इन कंपैरिजन टू आरएनए लेस क्या है, हमारा लेस एक्टिव है, स्टेबल है, इसीलिए उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं. इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कंफर्म्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू द डीएनए. डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस requires understanding of the process of repair in DNA. You will study these in higher classes. तो अब ये बोल रहे हैं कि जो डीएनए में आपका थाइमिन होता है इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, वो भी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा बढ़ाता है, थाइमिन की प्रेजेंस. राइट, तो ये जो भी रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं डीएनए में, ऐसा क्यों होता है कि थाइमिन ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है अगर प्रेजेंट है डीएनए में. तो ये रिपेयर मैकेनिज्म आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म. राइट, तो यही यहाँ पे बताया गया है. तो अभी तक हमारा डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हम ले रहे हैं. बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, आरएनए बीइंग अनस्टेबल mutate at faster stage. Consequently, viruses having RNA genome having shorter lifespan mutate and evolve faster. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे आरएनए के बारे में बताया गया है. क्या बताया गया है आरएनए के बारे में, ये बोला गया है कि जो आरएनए होता है वो म्यूटेट करता है, किससे, फास्ट रेट से म्यूटेट कर रहा होता है. और वायरसेस जिनके पास आरएनए जीनोम है उनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है और इवॉल्व करते हैं वो
फास्ट। तो ये वाली चीजें भी आप याद रखिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू ऐसे भी दे दिया जाएगा कि आरएनए की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाएंगी इन्हीं लाइनों में से, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है। दोबारा से पढ़ लो कि आरएनए बीइंग स्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट, और वायरसेस जिनके पास आरएनए जीनोम होता है उनकी शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, और म्यूटेट और इवॉल्व वो फास्टर रेट से कर रहे होते हैं। RNA can directly code for the synthesis of proteins, hence can easily express character. DNA is depend on RNA for synthesis of protein. The protein synthesis machinery has evolved around RNA. Above discussion indicate that both RNA and DNA functions as genetic material. DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. For transmission of genetic information, RNA is better. तो अभी यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो किसी वे में आपका आरएनए अच्छा है, किसी वे में आपका डीएनए अच्छा है, बट डीएनए को हम एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, जबकि आपका आरएनए है वो इजीली रिएक्ट कर लेता है क्योंकि उसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें बताई है। बट जो डीएनए आपका आरएनए पे डिपेंड है, किस लिए, आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यहाँ पे देखो बोला गया है कि जो आपका डीएनए है, डीएनए डिपेंड कर रहा है आरएनए पे फॉर सिंथेसिस ऑफ आपके प्रोटीन पे, बट जो आपका आरएनए है वो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर कराना हो तो वो बेटर है। अब हम बात करेंगे आरएनए वर्ल्ड की। ये चैप्टर माय डियर स्टूडेंट काफी बड़ा है, तो लाइन बाय लाइन हमको समझना होगा। इनिशियली हमने देख लिया कि डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, फिर हमने एक्सपेरिमेंट देखे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखा, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट देखा, फिर हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी बातों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या डिफरेंसेस डीएनए आरएनए में होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, आरएनए वर्ल्ड के बारे में, राइट। फ्रॉम फोरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट, which is the first genetic material should be discussed in detail in the chapter on chemical evolution, but briefly we shall highlight some of the facts and the points. RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA. अब ये बोल रहे हैं कि ये देखा जाए कि जेनेटिक मटेरियल आपने डीएनए को कह दिया, लेकिन पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये बहुत सारे एविडेंस से पता चल जाता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसलेशन में, स्प्लाइसिंग में, जो कि इवॉल्व हुए अराउंड आरएनए। द आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज catalyst. There are some important biochemical reaction in living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein. तो जो हमारा RNA होता है वो एक्ट करता है किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर रहा होता है, वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। But RNA being catalyst was reactive and unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it more stable. DNA being double-stranded and having complementarity strand further resist changes by evolving process of repair. तो DNA आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो कर रहा होता है, तो स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू आपका क्या, RNA, राइट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए अनअकैडमी बहुत सारे बैचेस लेकर आ रहा है। फेस्टिव सीजन पे ये सारी चीजें आती रहती हैं आपके लिए, तो आप ये सारे ऑफर्स अवेल करिए, राइट। और कोड भी यूज कर सकते हैं आप। नीट बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको बाय टीम टाइटन्स। आपको टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। 600+ लेक्चर्स, आपको 20 टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, इतने अमाउंट पे आपको मिलेंगे। एनरोल कर सकते हैं आप नीट यूजी सब्सक्रिप्शन के लिए, राइट। देन यहाँ पे भी आपको दूसरा ऑफर्स भी है इधर, इसमें आपको 500 लेक्चर्स प्लस 20 टेस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज DEEP20, DEEP, और आप
20 ये कोड आप यूज करेंगे तो इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप कोड यूज कर सकते हैं मेरा DEEP20, दैट इज DEEP20। ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। और आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अगर आपको टेस्ट सीरीज करनी है, आपको 11th में हो 12th में हो, ड्रॉपर्स हैं अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आपको इतने अमाउंट पे प्रेजेंट करा रही है अनअकैडमी, राइट। तो एनरोल करिए ये सारे कोर्सेज के लिए और आपकी जो नीट यूजी की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छा बनाइए, राइट। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की। क्या क्या हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे डीएनए का हमने देख लिया, अब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं कि रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। व्हाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रीक had immediately proposed a scheme for replication of DNA to quote their original statement. It follows, it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for genetic material. तो यहाँ पे वॉटसन एंड क्रीक के बारे में ये बता रहे हैं कि रेप्लिकेशन क्या होता है, उसके बारे में पता करेंगे कि कॉपी कैसे बना सकते हैं जेनेटिक मटेरियल की, कि डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, अपनी कॉपी बना रहा है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, रेप्लिकेशन, राइट। तो वॉटसन एंड क्रीक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब हुआ अभी हम समझेंगे। द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड बी सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए जो कि हम फिगर 5.6 में देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है सेमी कंजर्वेटिव का, मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, जिसमें से आपका अगर रेप्लिकेशन हो रहा है तो रेप्लिकेशन में एक आपका पेरेंटल बन रहा है, एक आपका न्यू बन रहा है। तो आपका 50% पेरेंटल उसमें आ रहा है, 50% आपका न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, तो आधा आधा है। तो ये सेमी कंजर्वेशन कहला रहा है। आधा उसमें पेरेंट का स्ट्रैंड आ रहा है, आधा आपका न्यू स्ट्रैंड डेवलप हो रहा है। इसी फिनोमिनन को क्या बोला जा रहा है रेप्लिकेशन में, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन भी हम इसको बोल रहे होते हैं, राइट। देन देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अगर हम देखें तो क्या है। इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। इट्स शोन फर्स्ट इन एस्चेरिशिया कोलाई, सब्सिक्वेंटली in higher organisms such as plants, human cells. Matthew and Messelson and Stahl performed experiment. They grew E. coli in a medium contain NH4Cl as the only nitrogen source for many generation. Result was that N15 incorporated into newly synthesized DNA. अब मतलब क्या किया, जो हमारे स्टॉल थे और हमारे मेसलसन थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये देखा कि अगर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोला जा रहा है, रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव बोल रहे हैं, तो किस तरीके से बोल रहे हैं। उन्होंने भी इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या, किस मीडियम में नाइट्रोजन 15 लिया, नाइट्रोजन 14 लिया और देखा किस तरीके से आपके जो स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, कि पेरेंटल उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, न्यूली फॉर्म्ड किस तरीके से बन रहे हैं, वो सारी चीजें इन्होंने देखी। तो इन्होंने देखा कि जब ये ग्रू कर रहे हैं ई कोलाई को इन अ मीडियम जिसमें N15 है, दैट इज N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। उन्होंने देखा कि N15 इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए as well as other nitrogen containing compound. This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in the cesium chloride density gradient. Please note that N15 is not radioactive isotope. It can be separated from N14 only based on densities. तो N14 और N15 जो ये नाइट्रोजिनस बेसिस इन्होंने लिए हुए हैं, हैवी आइसोटोप्स, सॉरी जो आइसोटोप्स लिए हुए हैं नाइट्रोजन के, ये बेस्ड ऑन डेंसिटी ग्रेडियंट लिए हुए हैं
और किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है वो हम देखेंगे। Then they transferred the cells into a medium with a normal N14 and took sample at various definite times. The cells multiplied, extracted the DNA that remains as double helixes. The various samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the densities of a DNA. ये सारी चीजें अभी देखते हैं डायग्राम के बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, N15 ले रहे हैं। देखो यहाँ पे डीएनए है, रुक जाओ अभी आपको मैं डायग्राम के बेसिस पे दिखाऊंगी कि ये 2 स्ट्रैंड है जिसमें N15 आपका हमारा हैवी नाइट्रोजनस आइसोटोप लिया जा रहा है N15। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक इधर बन गया पेरेंटल, अगर आप देख पा रहे हो रेड वाला, एक तो आपका रेड बन रहा है, राइट, एक आपका रेड बन रहा है, यहाँ पे आपका रेड बन गया है, तो ये पेरेंटल एक बन गया आपका, इधर भी एक बन गया, और एक आपका न्यू ग्रीन बन रहा है, राइट। तो आधा तो आपका पेरेंटल हो गया स्ट्रैंड, आधा आपका न्यू फॉर्म हो गया। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड कहलाया या नहीं कहलाया आपका रेप्लिकेशन का, क्योंकि आपको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। अब डायग्राम में आपको समझ में आया होगा कि जब हम N15 का आइसोटोप ले रहे थे, यहाँ पे एक स्ट्रैंड बना रेड, एक और स्ट्रैंड बना, एक और न्यू आपका ग्रीन बन गया, तो इस तरीके से जनरेशन आई। देन फिर हमने यहाँ पे करा तो इस तरीके से आपकी जनरेशन आई। इसी के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो कर रहा होता है। द डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर one generation after generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes. E. coli divides in 20 minutes, had a hybrid DNA extracted from the culture after another generation, right, composed of equal amount of this hybrid and light. ये सारी बातें आपको बताई हुई हैं, क्योंकि आपको ये सारी बातें इधर से समझ में आई हो गई होंगी कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है आपका रेप्लिकेशन का किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो देख लो यहाँ पे जनरेशन सेकंड में अगर हम देखें, ये तो जनरेशन 1 हो गई हमारी। स्टूडेंट हम बात कर रहे थे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन की, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो रेप्लिकेशन था वो आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल शो कर रहा था। वो किस तरीके से, आपने देखा कि रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि पेरेंटल भी आपका मिल रहा था स्ट्रैंड, ऑल्सो आपका न्यू स्ट्रैंड भी फॉर्म हो रहा था। तो आधा पेरेंटल हो रहा था और आधा आपका क्या बन रहा था, न्यू स्ट्रैंड बन रहा था। तो 50% पेरेंटल स्ट्रैंड आ रहा था और 50% आपका न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए ये कहलाया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। वो सारी बातें हमने यहाँ पे देखी किस तरीके से चीजें हो रही थी, राइट। अभी आगे देखते हैं सिमिलर, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट, गिव मी अ मिनट, very similar experiment involving use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in chromosome was performed by Vicia Feba by Taylor and his colleagues. This experiment proved that DNA in a chromosome also replicates semi-conservatively. तो सिमिलर जो एक्सपेरिमेंट था आपका वो किसने शो किया था, वो शो किया था using किसको, radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in a chromosome was performed on Vicia Feba by Taylor and his colleague. यहाँ पे भी इन्होंने क्या बताया, इसमें भी इन्होंने सिमिलर एक्सपेरिमेंट शो किया और देखा पेरेंटल का 50% स्ट्रैंड आ रहा था, ऑल्सो आपका 50% न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आ रहा था। तो इसको भी इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहा, किसका, रेप्लिकेशन का। अब बात कर लेते हैं द मशीनरी एंड द एंजाइम्स की। In living cells such as E. coli, the process of replication requires set of catalysts. The main enzyme is referred to as DNA-dependent DNA polymerase, since it uses the DNA template to catalyze polymerization of D nucleotides. तो अब हम जो भी ये सारा आपका रेप्लिकेशन कर रहे हैं, ये रेप्लिकेशन हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, वो देखना होगा। उसके लिए क्या क्या एंजाइम्स चाहिए होंगे, तो वही मशीनरी
और कौन कौन से एंजाइम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या क्या बताया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस तरीके से वर्क करता है हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एंजाइम के बारे में बताया गया है, वो यूज करता है डीएनए को एज अ टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ deoxynucleotides. These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotides in very स्मॉल टाइम। तो जो ये जो एंजाइम होते हैं ये हाईली एफिशिएंट होते हैं। हाईली एफिशिएंट कैसे होते हैं कि वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पॉलीमराइजेशन करा देते हैं बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड का। तो इन एंजाइम्स की एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है। बोला गया दीज एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट, ये कैटेलाइज करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज न्यूक्लियोटाइड इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ई कोलाई दैट हैज 4.6 into 10 to the power 6 base pair completes the process of replication within 18 minutes. That means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो Escherichia coli है वो रेप्लिकेशन अपना सिर्फ 18 मिनट में फॉलो कर देती है। ये आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, राइट। और उसके पास कितना कंटेंट होता है, उसके पास बेस पेयर कितने प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर होते हैं और 18 मिनट में वो अपना रेप्लिकेशन कर लेती है। जिसका मतलब हुआ कि एवरेज रेट जो पॉलीमराइजेशन का है वो कितना हो गया है, वो हो गया 200 बेस पेयर पर सेकंड। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो आपका Escherichia coli है वो कितने मिनट में, दैट इज 18 मिनट में अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेती है। और एवरेज जो उसका काउंट होता है किसका, एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, वो होता है आपका 200 बेस पेयर पर सेकंड। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट बट they also have to catalyze reaction with high degree of accuracy. Any mistake during replication would result into mutation. अब देखो efficiently तो ये सारे जितने भी आपके एंजाइम्स हैं वर्क कर रहे हैं, बट अगर इनमें कुछ भी रॉन्ग पैटर्न फॉलो हुआ उससे क्या होगा, आपकी म्यूटेशंस हो सकती हैं, वही बताया गया। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। Deoxyribonucleoside triphosphates serve dual purpose in addition to acting as substrate. They provide energy for polymerization reaction. जो आपका डीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं उनका दोनों काम होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो एनर्जी भी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं पूरे प्रोसेस के लिए। वही बताया गया है कि उनका ड्यूअल पर्पस होता है और इन एडिशन दे एक्ट एज सबस्ट्रेट, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मैनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं रेप्लिकेशन के लिए, कौन कौन से वो एंजाइम्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तक हमने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा है। For long DNA molecules, since two strands cannot be separate in its entire length due to very high energy requirement, the replication occur within a small opening of DNA refers to replication fork. The DNA-dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, that is 5' to 3' डायरेक्शन। तो जो आपका ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो ये किस तरीके से बनता है, डीएनए बहुत लॉन्ग है तो ये जो हमारा रेप्लिकेशन होता है वो होता है 5' to 3' डायरेक्शन में। तो थोड़ा थोड़ा डीएनए ओपन होता रहता है, राइट, पूरा नहीं होता है। और ये ओपनिंग किस बेसिस पे होती है, ये आपकी ओपनिंग होती है जब आप हेलिकेज एंजाइम का यूज कर रहे होते हैं। वो डीएनए जो स्ट्रैंड होते हैं उनको अनवाइंड कर रहा होता है। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए polymerase catalyze polymerization in 5' to 3' direction. This creates some additional complication at replication fork. Consequently, one strand template polarity is 3 to 5'. The replication is continuous, while on the other template where polarity is 5 to 3' is discontinuous. This discontinuity synthesized fragments later joined by DNA ligase. अभी हम फिगर से देखेंगे कि फिगर में किस तरीके से चीजें दिखाई गई हैं, किस तरीके से एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है
और दूसरे स्ट्रैंड में आपका डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। अभी देखेंगे हम अपने डायग्राम में, द डीएनए पॉलीमराइजेज on their own cannot initiate the process of replication. Also, the replication does not initiate randomly at any place. There is a definite region in Escherichia coli where the replication originates. Such region termed as origin of replication. अब देखो, जो ये रेप्लिकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी रेप्लिकेशन होने लग, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, वहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ओरिजिन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यही बताया गया है। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स रिक्वायर्स वेक्टर, द वेक्टर प्रोवाइडेड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायग्राम में, तो इधर तो आपका कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, आपका कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, राइट, और इधर आपका डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। इन्हीं को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका रेप्लिकेशन सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, जो कि इस तरफ हो रहा है, लेकिन आप इधर से देखेंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस वे में हो रहा होता है, राइट, क्योंकि डायरेक्शन आपकी इधर से है, तो थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट्स बनते रहते हैं। इन्हीं को हम इसको हम डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस बोलते हैं, राइट, और इन्हीं को ही हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। यही यहाँ पे आपका रेप्लिकेटिंग फॉर्क है जिसकी हम बात कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा डीएनए खुलता रहेगा विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम और सारा प्रोसेस होता रहेगा। फर्दर, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ सेल साइकिल। तो यूकैरियोट में रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा होता है? एट एस फेज ऑफ सेल साइकिल। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए and cell division cycle should be highly coordinated. A failure in cell division after DNA replication result into polyploidy. You will learn the detailed nature of origin and the process of occurring this in higher classes. तो जो ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, ये हाईली कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा होता है। अगर जरा सा भी इसमें आपकी कुछ भी अनसर्टेनिटी पाई गई तो वहां पे पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, जो कि आप डिटेल्ड पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में किस तरीके से पॉलीप्लॉइडी होती है। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए is termed as transcription. Here also the principle of complementarity governs the process of transcription, except the adenosine complements now forms base pair with uracil instead of thymine. However, unlike in the process of replication, which once said the total DNA of an organism gets duplicated, in transcription only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA. This necessitates defining the boundaries that would demarcate the region of strand of DNA that would be transcribed. तो अब इन सब चीजों का क्या मतलब हुआ कि डीएनए में आप देख रहे थे कि रेप्लिकेशन किस तरीके से हो रहा था, बट यहाँ पे अगर कन्वर्जन हो रहा है डीएनए का इनटू आरएनए, वो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन, जो कि सिर्फ एक स्ट्रैंड में फॉलो हो रहा होता है। वही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, राइट। तो देखो, why both the strand are not copied during transcription has the simple answer. First, if both strand act as template, they would code for RNA molecule with different sequences. In turn, if they code for protein, the sequence of amino acids in the protein would be different. Hence, one segment of DNA would be coding for two different proteins. This would be complicate the genetic information and transfer machinery. देखो, अगर दोनों ही इसमें बोला है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो सिर्फ आपका एक स्ट्रैंड फॉलो कर रहा होता है, उसको अगर दोनों ही स्ट्रैंड फॉलो करने लग जाएंगे तो जेनेटिक मटेरियल में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, राइट। वही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि क्यों, क्या रीजन है। इफ both strands act as template, they would be code for RNA molecule with different sequences, right? And in turn, if they code for protein, the sequence of amino acid in the protein would be different. Hence, one segment of DNA would be coding
for two different proteins. Second reason क्या है, the two RNA molecule if produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double-stranded DNA. This would prevent RNA from being translated into protein and exercise the transcription would become फ्यूटाइल वन। तो वही चीज है, अगर दोनों ही स्ट्रैंड आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे तो आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जो कि एक टीडियस टास्क है, वो एक एज अ जेनेटिक मटेरियल फिर एक्ट नहीं करेगा और आपका ट्रांसक्रिप्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, राइट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या आ जाता है आपका देख लेते हैं। A transcription unit in a DNA is defined primarily by three reasons: promoter, structural gene और आपका टर्मिनेटर। तो आपकी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या क्या आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में आपका आ जाता है प्रमोटर आ जाता है, स्ट्रक्चरल जीन्स आ जाते हैं और आपका टर्मिनेटर आ जाता है, राइट। आगे देखते हैं। There is a convention in defining two strands of DNA in the structural gene of transcription unit. Since two strands have opposite polarity and the DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization only in one direction, that is 5' to 3' direction, the strand that has polarity 3' to 5' act as template, also referred as template strand। जो आपका ये ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये क्या क्या कौन कौन से स्ट्रैंड को पॉलीमराइज कर रहा होता है या कैटेलाइज कर रहा होता है और एक ही डायरेक्शन में करता है, जो कि होती है आपकी 5 to 3' डायरेक्शन। और जो भी आपका दूसरा स्टैंड होता है जिसके पास पोलैरिटी होती है 3 to 5' डायरेक्शन में, वो एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये पोलैरिटी आपको याद रखनी है, किसकी किस तरफ पोलैरिटी और किसको क्या बोला गया है, राइट। देन उसके बाद हमारा आ जाता है द अदर स्ट्रैंड विच हैज पोलैरिटी 5 to 3' डायरेक्शन, द सीक्वेंस सेम एज आरएनए except thymine at place of uracil is displaced during transcription. Strangely this strand, उसको हम क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड, जिसकी डायरेक्शन 3 to 5' डायरेक्शन में, उसको क्या बोला है, हमने बोला है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिसकी डायरेक्शन 5 to 3' डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड हमारा प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड। All the reference point while defining transcription unit is made with coding sequence। जो भी रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करने के लिए, वो हम कोडिंग सीक्वेंस के बेसिस पे ले रहे होते हैं, यही इन लाइनों में बताया गया है, राइट। टू एक्सप्लेन द पॉइंट एंड हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। देखो ये आपका 3 to 5' डायरेक्शन में है, जो कि मैंने आपको बताया वो कहलाएगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, और आपका 5 to 3 डायरेक्शन में क्या कहला रहा था, आपका कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आपकी सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, किसका, स्कीमेटिक स्ट्रक्चर दिया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, जिसमें आपका प्रमोटर इधर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन्स आपके ये हो गए। मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपकी प्रमोटर से मिलकर बनी है, स्ट्रक्चरल जीन से मिलकर बनी है, और आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन दिखा दिया गया है कितना, 3 to 5' डायरेक्शन, और 5 to 3' डायरेक्शन आपकी हो जाएगी क्या, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपने समझ लिया क्या क्या आ गए, स्ट्रक्चरल जीन्स आ गए, हमारे प्रमोटर आ गए, हमारे टर्मिनेटर आ गए, टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन आपने देख ली क्या है, 3 to 5 डायरेक्शन है, और कोडिंग सीक्वेंस की हमारी क्या डायरेक्शन है आपने देख लिया है, कोडिंग सीक्वेंस की हमारी डायरेक्शन है 5 to 3'। तो ये सारी बातें इधर लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपको सारा बता दिया गया है, आपको समझ में आया होगा। अभी देख लेते हैं और चीजें क्या है हमारी, गिव मी अ मिनट। देन a promoter and the terminate flank the structural genes in a transcription unit. The promoter is said to be located towards 5' end of the structural gene। हमने देखा कि जो हमारा प्रमोटर था वो हमारा 5' end की तरफ प्रेजेंट था, वही बात बोली हुई है। Then it is a sequence, DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase, and it is the presence of promoter in a transcription unit that also defines the template and coding sequence। तो प्रमोटर अगर प्रेजेंट है तो वही डिफाइन कर रहा है हमारी क्या,
कि उधर किस तरीके से आपका टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट होंगे। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डिफाइनिंग ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स। अगर हम प्रमोटर की डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर दें तो आपकी और जो भी स्ट्रैंड्स हैं उनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। वही बताया गया है कि बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड आल्सो बी रिवर्स। The terminator is located towards at 3' end of coding strand and it is usually defined as the end of the transcription process. Terminator यानी कि प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा है, जहां पे टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा वहां पे आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा, राइट। वही बताया गया है। There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter. Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with regulation of gene expression. तो यहाँ पे बताया गया है कि there are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter. और भी बहुत सारे sequences आपके प्रेजेंट होते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हमारे प्रमोटर के, जिनकी प्रॉपर्टी हम फर्दर पढ़ेंगे तब जब हम जीन रेगुलेशन के बारे में समझ रहे होंगे, राइट। आगे देखते हैं transcription unit and the gene. A gene is defined as the functional unit of inheritance. Though there is no ambiguity that the genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. तो अभी यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो आपका जीन है वो फंक्शनल यूनिट है किसकी, आपकी इनहेरिटेंस की। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। देन देख लेते हैं फिर क्या है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर tRNA rRNA molecule also define gene. However, by defining cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be monocistronic. मोस्टली अब देखो जो डीएनए सीक्वेंस है जो कोड कर रहा है टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल को, उसको भी हम जीन की तरह बोल सकते हैं। फिर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन किसे बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक हम कंडीशन आपकी यूकैरियोट में पाई जाती है, राइट। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक हमारी बैक्टीरिया में पाई जाती है। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक structural gene have been interrupted coding sequence. The genes in eukaryotes are split. The coding sequence or express sequence defined as exons. The exons are said to be those sequences that appear in matured and processed RNA. The exons are interrupted by introns. Introns or intervening sequence do not appear in the mature or processed DNA. The split genes arrangement further complicates the definition of genes in terms of DNA segment. तो एक्सॉन और इंट्रॉन्स जो प्रेजेंट हो रहे होते हैं यूकैरियोट में, उसमें से हमें इंट्रॉन्स को निकालना होता है, वो हमारे काम के नहीं होते। इसी प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कह रहे होते हैं। वही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन आपकी यूकैरियोट्स में पाई जाती है और आपकी पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन बैक्टीरिया में पाई जाते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे अपने सेकंड जो हमारा लेक्चर मैं लेके आऊंगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, उसमें मैं पूरा आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं ये, राइट। फिर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. Hence, sometimes the regulatory sequence is loosely defined as regulatory gene, even though these sequences not code for any RNA protein, right? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि यूकैरियोट्स में किस तरीके से मोनोसिस्ट्रॉनिक देखी जा रही है कंडीशन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन आपकी किस में देखी जा रही है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन आपकी बैक्टीरिया में देखी जा रही है। यानी कि मोनोसिस्ट्रॉनिक मींस एक जीन को स्विच करने के लिए एक ही आपका स्विचिंग एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और लेकिन जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही जीन को, आप डिफरेंट जीन को एक स्विच से आप क्या कर सकते हैं, आप
स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, वही ये सारी चीजें हैं। एग्जैक्टली क्या है, पूरा प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट। तो ये सारा जितना भी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, जस्ट हमने स्टार्ट ही करा है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी, पूरे जितनी भी ये डिटेल है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, कैसे कैसे यूकैरियोट में ये फंक्शनिंग हो रही है, कैसे कैसे आपका प्रोकैरियोट में पूरा प्रोसेस हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, उसके बारे में हम करेंगे, पढ़ेंगे सारी चीजें लाइन बाय लाइन फर्दर अपने पार्ट 2 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, आप बार बार रिकॉर्डेड वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू।